ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको पल पल की खबरें और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले, सही विश्लेषण, एनालिसिस मिले। क्या कुछ है ट्रंप के दिलो दिमाग में, क्या कुछ घूम रहा है, वो किस किस दबाव में है जो रोजाना फैसले करते हैं फिर बदलते हैं, क्या कुछ है। अभी ईरान के सिलसिले में उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम ऐसा हमला करना चाहते हैं जो बहुत ही इमीडिएट हमें नतीजा दे और हम लंबी जंग नहीं कर सकते। एक खबर यह भी आई कि कुछ गल्फ के ममालिक में सऊदी अरब, ओमान और कुछ और मुल्कों ने दबाव डाला ट्रंप पर कि अभी ईरान पर हमला ना करें। इजराइल जो जानी दुश्मन है ईरान का, उसने भी कहा कि अभी ईरान पर हमला ना करें। आखिर क्या कुछ है, ये सब समझने के लिए मेरे साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं आफताब कमाल पाशा साहब, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गल्फ स्टडीज के सरबराह रह चुके हैं, डिप्लोमेट के तौर पर भी काम किया, बहुत सी किताबें लिखी हैं वेस्ट एशिया पर, और उन्हें बहुत अच्छी समझ और पकड़ है, वहां राबते हैं, सफर करते हैं। आज उनसे हम समझेंगे कि आखिर के ट्रंप को क्या ईरानियों से मोहब्बत उमड़ आई है या वो कहीं मजबूर हैं या कमजोर हैं। क्या कुछ है, हम समझने की कोशिश करेंगे। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है ये, ईरानियों से मोहब्बत या दुश्मनी या अपनी कमजोरी, क्या कुछ है, किस वजह से अभी ऐसा लगता है कि अभी वो जंग नहीं कर रहे। जी, शुक्रिया काजमी साहब। मेरे ख्याल से जो आखिर का रीजन बताया वो मेरे ख्याल से दुरुस्त है। ट्रंप की मजबूरी है कई चीजों की वजह से। एक तो अगर अमेरिका हमला करता है, बमबारी करता है ईरान पे, तो जो बचे कुचे मागा सपोर्टर्स हैं जिन्होंने ट्रंप को इलेक्शन में जितवाया, बड़े पैमाने पे उनके सपोर्ट को मोबिलाइज करके, तो वो मेरे ख्याल से धीरे धीरे और दूर होते जाएंगे। और इसका नतीजा नवंबर में जो इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शंस अमेरिका में, उसमें काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप के सपोर्टर्स हाउस में और सेनेट में कम हो जाएंगे, और वो जो मनमानी से जो अभी तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो काम कर रहे हैं, उसमें दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। दूसरा अहम कारण ये है कि ईरान कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। हालांकि जून में अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर बमबारी किए और उनका एयर डिफेंस तहस नहस कर दिया ईरान का, लेकिन जिस तरीके से जवाबी हमला ईरान से हुआ इजराइल के ऊपर और अमेरिकी अड्डों पे, चाहे वो कतार में हो, उसके पहले इराक में और सीरिया में, तो उससे अमेरिका को पता है कि अभी ईरान के पास क्षमता है, मिसाइल्स हैं और बहुत निशाने से वो मार सकते हैं। तो और उसके साथ जुड़ा हुआ मसला ये है कि अगर ईरान पे हमला होता है तो ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं, या इसराइल और अमेरिका के बीच में नहीं, ये पूरा दुनिया का मसला हो जाएगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करता है ईरान, जो धमकी दे रहा है, और अमेरिका के अड्डों पे हमला अगर करता है, चाहे वो इराक में हो या कुवैत में हो, सऊदी सुल्तान एयरबेस हो, या बहरी अड्डा जो बहरीन में है, सिक्स फ्लीट, या अल उदैद बेस या यूएई में वगैरह, तो मजलिस के, ईरान के मजलिस के स्पीकर उन्होंने खलीबाफ ने साफ तौर पे कहा कि अगर हमला होता है तो इन अड्डों को भी हम निशाना बनाएंगे।
जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार जून के पहले जब हमला हुआ तो कतार के वज़ीर आज़म ने कहा था कि अगर ईरान जवाबी काम करता है तो 2-3 दिन बाद पीने के लिए पानी मुहैया नहीं होगा खाड़ी के देशों में, खास तौर पे कतार पे, और उसमें हलचल मच जाएगा बोल के। तो इस बार क्योंकि अंग्रेजी में इस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, मतलब इस्लामी हुकूमत के जड़ों को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं प्रोटेस्ट की वजह से, धमकियों की वजह से वगैरह। तो इसमें सिर्फ ईरान जवाबी हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान के रेसिस्टेंस फोर्स साथी जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स हैं इराक में, जिनके पास काफी मिसाइल्स हैं, गोला बारूद है, ड्रोन्स हैं वगैरह। और लेबनान में हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है तो हम दुश्मनों पे अटैक करेंगे जो भी ईरान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और हूती भी ओपनली कहा है कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हम होने नहीं देंगे, और हम भी पूरे रेड सी, लाल सागर में भी निशाना बनाएंगे जो भी देश ईरान के पर हमला करता है बोल के। तो कुल मिला के ये है कि अमेरिका जानता है कि ईरान क्या कर सकता है, और उसके साथी इराक में और लेबनान में और यमन में और सीरिया में भी कुछ ग्रुप्स हैं जो भी हैं उनके, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ भी, क्योंकि हमें पता नहीं ईरान के दोस्त कहाँ छुपे हैं, समंदर की तरफ छुपे हैं या किसी और देश में हैं, तो इन सब को मिला के जो है ये रीजनल आग भड़क उठेगी इसको लेके, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को, कि ये सफाया करना चाहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक। तीसरा अहम मुद्दा ये है कि प्रोटेस्ट जब पहले एक हफ्ते में लग रहा था कि इस्लामिक हुकूमत खतरे में है, लेकिन जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा था वेस्टर्न मीडिया में और इजराइल के सूत्रों से, तो 13वें दिन से जो है ये उल्टा काय पलट गया वो पूरा। और इस्लामिक हुकूमत ने नियंत्रण कंट्रोल में ले लिया पूरा सिचुएशन, और इंटरनेट को बंद करके स्टारलिंक वगैरह, जो कि इजराइल और अमेरिका समझते थे कि उनके टेक्निकल कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि बैन करने के बाद भी जो है स्टारलिंक के जो सैटेलाइट फोन्स थे जो पड़ोसी देशों से स्मगल करके लाए गए थे, और इसमें महत्वपूर्ण रोल जो है मोसाद अफगानियों को रिक्रूट किया था। तकरीबन 400 अफगानी रेफ्यूजीज जो कई सालों से ईरान में रहते हैं, उनको पैसे देके इंडोक्ट्रिनेशन करके पूरे ईरानियन शहर में भेज के जो है ये गड़बड़ी मचाई थी। और ईरानी हुकूमत ये पूरे रिंग को, ये माफिया को पकड़ लिए है और जांच पड़ताल कर रहे हैं, और कई हजारों के लोगों को भी पकड़े हैं। तो ये सीआईए मोसाद का जो इन्फिल्ट्रेशन था बलूचिस्तान से और अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ से, तो ये भी पर्दाफाश हो गया है। तो इस लिहाज से जो है डेमोन्स्ट्रेशंस खत्म हो गए, जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूरोपियन देशों के राजदूतों को बुला के बताया कि देखो अपनी आंखों से कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये स्पाइस, ये जो फॉरेन एजेंट्स हैं मोसाद के और वगैरह सब, जो आप डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये मस्जिदों को जला रहे हैं, हॉस्पिटलों को जला रहे हैं, और जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड के लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं और मासूम लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं। और इनके पास हथियार देखिए कहाँ से ला रहे हैं, और इनका संबंध किस लोगों से डायरेक्शन मिल रहा है, तो पूरा सबूत जो है इन एम्बेसडर्स को बताया, जो कि काला पीला होके वापस चले गए शर्मिंदा होके कि ईरान इतना टेक्निकल डिटेल जो है बता रहे हैं कि वो समझते थे कि नामुमकिन है, ईरान ये कर नहीं सकता। लेकिन ये इनका अंडर एस्टिमेट करना पहले से ये खुदकशी है ये।
इजराइल और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज समझते थे कि ईरान जो है कोई बैकवर्ड मुल्ला टाइप है, दाढ़ी वाड़ी छोड़ के सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह अल्लाह करते हैं, और इन्हें जो है लैपटॉप, कंप्यूटर और सैटेलाइट लिंक वगैरह की इल्म नहीं है और ये जाहिल है बोल के। लेकिन उन्होंने बता दिया है, स्टारलिंक को कट करके, इंटरनेट को बैन करके, कंट्रोल में लाके, और पूरा एविडेंस जो पहले 10-12 दिन में उन्होंने नरमी बताई कि सिक्योरिटी फोर्सेस और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स बस कोई भी फायरिंग बड़े पैमाने पे नहीं किए। तो इस लिहाज से जो है ये पूरे इंटरनल ईरान, रीजनल और ग्लोबल फैक्टर्स, और सबसे बढ़ के बात यह है कि चीन खुलेआम धमकी दी कि जो अमेरिका कर रहा है दखल अंदाजी है चीन के ईरान के मामले में, और ये नहीं करना चाहिए। और पूरा जो फॉरेन मिनिस्टर का कमेंट था ईरान के पर, तो बहुत ही सख्त है। तो अमेरिका भी डर गया कि चीन बहुत कुछ कर सकता है, जैसा सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन की किस अड्डों से अमेरिकी जहाज या दूसरे जहाज बमबारी करने आ रहे हैं बोल के। और रूस ने भी S-400 मुझे लगता है कि ईरान को दिया है, और काफी आधुनिक हथियार भी दिया है। तो इन दोनों ताकतों के अलावा ये खाड़ी देशों का स्टेटमेंट, सऊदी अरब, टर्की, कतार और ओमान के विदेश मंत्री बहरीन में हैं, मनामा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में हैं, तो उन्होंने खुलेआम कहा कि आपकी पॉलिसी ईरान के खिलाफ जो अलग थलग करना था, बातचीत नहीं करना था, वो फेल हो चुकी है। आप ईरान से बातचीत करिए, उसको इस खित्ते के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में मिलाइए। ईरान, इराक, यमन के बगैर जो है GCC कुछ भी नहीं है। तो हम बाहरी देशों के ऊपर निर्भर रहेंगे, और ईरान से मिलजुल के भाईचारे से रहना बोल के उन्होंने सभी साथियों को बताया, जो कि GCC लीडर दूसरे जो थे वो शर्मिंदा हो गए कि हमारा भाई जो है हमें ही सबक सिखा रहा है बोल के। तो इस बैकग्राउंड में डिप्लोमेसी और चैनल्स, स्ट्रेटेजिक चैनल्स कतार से फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि हम अपना एयर स्पेस अमेरिका को नहीं देंगे। सऊदी ने भी कहा हमारा एयर स्पेस नहीं देंगे, और टर्की ने भी कहा कि यह मुमकिन नहीं होना चाहिए, अमेरिका मिलिट्री मदाफत करता। तो डोमेस्टिक, रीजनल और ग्लोबल फैक्टर सब मिलके ट्रंप को मजबूर करे कि, और उनके पास कोई और चारा नहीं था कि अब कत्लेआम खत्म हो गया है, अब हम इंटरवेंशन नहीं करना चाहते बोलते। तो ये साफ है कि उनकी हार है, लेकिन मानना नहीं चाहते। जी, हार है लेकिन मानना नहीं चाहते। अरब मुल्कों ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी तरफ आते हुए खतरे को रोकने के लिए मशवरा दिया, लेकिन साहब ये नेतन्याहू जो मुसलसल जेनोसाइड उसने किया है गाजा में, और 5-6 मुल्कों तक वो जंग अब तक फैला चुका पिछले 2 साल में, खुद नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ हमला ना करो, यह तो बहुत ही बिल्कुल दिन और रात का फर्क हो गया। क्या अब आने वाले वक्त में इन अरब हुकूमतों के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं, ईरान के मुकाबले में अब वो इजराइल को प्रेफर कर पाएंगे आगे आने वाले वक्त में? क्या यही शुरुआत होगी इजराइल के खात्मे की या कमजोरी की? क्या कुछ है जिस तरह से अभी ये अरब मुल्क पीछे हटे हैं, क्या ये सिलसिला अभी आगे चलेगा? देखिए, ये जो खतरा ईरान के पर मंडरा रहा था फिलहाल टल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुल्क इजराइल, अमेरिका और दूसरे साजिश करना बंद कर देंगे और हालात नॉर्मल हो जाएंगे और धमकी नहीं देंगे और हमला करने की प्लानिंग कम कर देंगे या ड्रॉप कर देंगे। ईरान को चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि ये साजिश उनकी चलती रहेगी, और गंजा भी। तो इस लिहाज से जो है इजराइल जो है जो कुछ नेतन्याहू ने कहा वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि इजराइल की आर्मी आप दुनिया को पता नहीं टूट चुकी है। वो हमास के साथ लड़के
लेबनान में लड़के और हुतियों को बमबारी करके और सीरिया में फौज भेज के वगैरह सब, तो वहाँ रिजर्व फोर्स जो है आधे से कम हो गई है और एयरफोर्स पायलट्स रिजर्व के आना नहीं चाहते और वो कह रहे हैं कि खुले आम वहां भी मुजाहरे हो रहे हैं, हर सैटरडे संडे को मुजाहरे होते हैं, लेकिन कोई वेस्टर्न चैनल इसको प्रोपोगेट नहीं करता। तो नेतन्याहू को पता चल गया कि अगर ईरान पे हमला होता है तो ईरान के साथी जो है, चाहे हिजबुल्लाह होती हो या जो भी हो, ईरान इसराइल को निशाना करेंगे और वो कमजोर हो गया है, वो बदला नहीं ले सकता वो हो गया। और अमेरिका भी अगर इसमें मुलविस रहा तो इस क्षेत्र में और आग फैलती है तो इसराइल का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिका तो बहुत दूर है, उसके अड्डे पे से वहां भी लोग हटा लिए गए थे और जो कुछ भी वहां गोला बारूद, हवाई जहाज या जो भी है खाड़ी के देशों में, वो खाड़ी के देशों के पैसों का है। अमेरिका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अगर कुवैत वहां 3 बेसेस दिया है तो हर एक बेस जो है कुवैती दिनार से बनाया गया है। जो भी असला वहां स्टोर किया गया है उसके लिए कुवैती हुकूमत ने पैसा दिया है। उसी तरह बहरीन में, सऊदी में, इमारात में, कतार में सब यही देश जो है अपने पैसे देके अपने दिफा के लिए अमेरिका को वहां दोस्त की तरह रखे हैं। तो इनका ही नुकसान होगा अगर रिटेलिएशन ईरान करता है। तो अमेरिका का कुछ खास नुकसान होता नहीं होता और जो भी हवाई जहाज या इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेसिस में खत्म होता है या डिस्ट्रॉय होता, तो इन खाड़ी के देशों का ही नुकसान होता है। तो ये बताना नहीं चाहता कि ये अमेरिका अड्डा है बोलते हैं, लेकिन वहाँ हर एक पैसा, हर एक रियाल कतार का है वो, तो कतार का ही नुकसान होगा, अमेरिका का कुछ खास नुकसान नहीं होगा। जी, तो इस लिहाज से जो है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अमेरिका में एक मुहावरा है ना कि दोस्ती पक्की लेकिन खर्चा अपना अपना। तो ये तकरीबन उसी तरह से ये अरब मुल्कों में जो बेसिस हैं वो इन्हीं के पैसे से हैं। बल्कि एक अंदाजा तो ये भी कहता है कि मुख्तलिफ मुल्कों में जहां भी अमरीकी फौज जाती है वहां से वो फिर कंपेंसेशन लेती है। असल में अमरीकी फौज का खर्च जो है वो चंदे पे चलता है, चाहे वो इराक हो या कुवैत हो या सऊदी अरब हो, ये सब पैसा देते हैं वहां की फौज को एक तरह से चलाते रहने के लिए और हथियार भी खरीदते हैं। वहां का जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है आर्मी का, वहां से हथियार भी खरीदते हैं। तो एक तरह से इन मुल्कों के खर्च पर पेंटागन का काफी हद तक खर्चा चल रहा है। अच्छा, अब यहां तक सूरत हाल आ गई और ये जो तब्दीली, चेंज ऑफ हार्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन फैसले की तब्दीली जो ट्रंप की आई उसमें अली शमखानी का एक बयान बहुत अहम था, जो आयतुल्लाह खामेनी के सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं। उन्होंने बहुत सख्त लहजा अपनाया था। क्या आपको लगता है कि उसी से ट्रंप का और इनका सबका जो है वो हार्ट बीट तेज हुआ और इन्होंने अभी फिलहाल जंग का फैसला रोक दिया? क्या कुछ है, मतलब वो ताकत कितनी है? वो जो सरप्राइजेस की बात कर रहे हैं ईरान के डिफेंस मिनिस्टर कि अगर जंग शुरू हुई तो बहुत से सरप्राइजेस आप देखेंगे जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं है, वो सरप्राइजेस क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा वो बता सकते हैं क्या? जी, देखिए, जो देश ईरान जैसा 79 से एक के बाद साजिश को निपट रहा है, सैंक्शंस के दौर से गुजर रहा है और ईरान इराक की तवील 8 साल की जंग के बाद उभर के निकला है और इस तरीके से उन्होंने गला घोटा है ईरान का, सैंक्शंस की वजह से, तेल की पाबंदी करने की वजह से। कोई भी देश वहाँ या वहाँ का लीडर इतनी हिम्मत से, इतनी जुर्रत से बात नहीं करता। तो आप डट के मुकाबला करने के लिए अखाड़े में उतरते हैं जब आपके पास कुव्वत हो, ताकत हो, आपको पता है कि आपकी जीत होगी और आपका अपोनेंट कमजोर है और वल्नरेबल है। तो उस तरीके से अली शमखानी और स्पीकर कलीबाफ वही कह रहे हैं जो अली खामनेई ने फ्राइडे प्रेयर में पिछले जुमा में उन्होंने कहा था तेहरान कि आप होशियार रहिए और ट्रंप आप अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाइए, हमारे प्रॉब्लम्स से दखल अंदाजी मत करिए बोलते। और चीन ने भी यही कहा
तो ये जो स्टेटमेंट है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, सरप्राइज वगैरह सब, देखिए ईरान के लीडर ही जानते हैं उनके पास सरप्राइज क्या है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, वेस्ट और इजराइल जो है, या ईरान को पहले से ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनको पता नहीं था कि ईरान के पास इतने जदीद तरीन ड्रोन्स हैं जो कि रूस इस्तेमाल कर रहा है, और इतने जदीद तरीन मिसाइल्स हैं, एक्यूरेट हैं, कि वो सीरिया के, अमेरिका के अड्डे चंद माइल दूर से आईसिस के अड्डों को मारा। इराक के ऊपर भी उन्होंने बमबारी की, अमेरिकन अड्डों पे, और कतार में भी, और इजराइल में भी। तो अगर ईरान के पास पुराने मिसाइल्स होते, जैसे नॉर्थ कोरिया जो दिया था 20 साल पहले, तो उसकी एक्यूरेसी कोई नहीं मानता। ये अगर आप तेल अवीव में मार रहे हैं तो वो अमान में जाके गिर सकता है। तो इनको पता है कि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ईरान जो किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल, ये कुछ मिसाइल ही इस्तेमाल करे इसराइल के खिलाफ और अमेरिका के अड्डों के खिलाफ। जो इनके रेसिस्टेंस साथी हैं लेबनान में और हुतीज, उनसे एक एग्जाम्पल मिलता है कि ईरान के पास क्या होगा, ईरान कैसे इनको मदद कर रहा है। जैसा समंदर में जाके ड्रोन्स भेजना, किसी को पता नहीं था कि ये हुतियों के पास है, और हुतियों के पास है मतलब ईरान उसके पीछे हो सकता है। या जो मिसाइल्स एक्यूरेसी से इजराइल के अड्डों पे और इजराइल के प्रधानमंत्री के घर को निशाना बनाया उन्होंने, तो इतनी एक्यूरेसी हिजबुल्लाह के पास तो नहीं हो सकती। तो उनके पीछे कोई होगा तो ईरान ही हो सकता है। तो इस लिहाज से जो है, ये सरप्राइजेस सिर्फ ये मजा चखने के लिए स्टार्टर्स हैं, जो भी हिजबुल्लाह किया, यमन किया, और ईरान में ही कुछ किया जून में इजराइल के ऊपर। तो सरप्राइज ये भी हो सकता है कि जो एनरिच यूरेनियम है ईरान के पास, अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है और इस्लामिक हुकूमत को कंप्लीट तहस नहस करने का इरादा ये रखते हैं, तो ईरान वो भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी एटम बम बना करके इस्तेमाल कर सकता है, उतनी तैयारी है उसकी। जी, मुझे लगता है कि उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है। जी। और ट्रंप के ऑब्लिटरेशन के क्लेम के बावजूद मुझे लगता है कि उनके पास एनरिच यूरेनियम के फैसिलिटीज कहीं और छुपे हुए हैं, और ये कॉन्फिडेंट हैं कि अगर उन्हें लगता है कि ऐसा तहस नहस करने का, निस्तो नाबूद करने का इनका इरादा है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स शॉर्ट रेंज होते हैं, और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर, सिविलियन को नहीं। तो और जो भी बमबारी ईरान ने की वो मिलिट्री टारगेट्स पे था, एयर बेसेस पे था, और मोसाद के हेडक्वार्टर्स और वगैरह वगैरह। तो सिविलियंस उसमें ज्यादा हताहत नहीं हुए। तो इस लिहाज से जो है, डिफेंड करने के लिए वो भी ऑफेंस कोई भी मिसाइल यूज कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जो है, सरप्राइज सिर्फ सुपरसोनिक मिसाइल्स ही नहीं, नेवी से छुपे हुए ड्रोन्स ही नहीं, लेकिन इसके अलावा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी वो दाग सकते हैं अमेरिका के जहाजों के ऊपर। देखिए, अमेरिका के जहाज जो भी खाड़ी में है, अरेबियन सी में है, रेड सी में, मेडिटेरेनियन सी में है, ये क्या बोलते हैं, वो बदख की तरह है। लेम डक जिसे कहते थे लेम डक जी। नहीं, लेम डक नहीं, डक्स हैं, सिटिंग डक्स बोलते हैं। सिटिंग डक्स हाँ। जी। तो उनको निशाना बनाना ईरान के लिए कोई मुसीबत नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर ये पूरी नेवी ईरान की, अमेरिका की खत्म हो जाती है, इसीलिए वो एयरक्राफ्ट कैरियर नजदीक एक भी नहीं भेजे। उनको पता है कि हुतियों ने रेड सी में एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना के कई जहाज जो है लेफ्ट राइट के मुड़ने में समंदर में गिर गए, क्योंकि वो इतना भयानक हमला था।
तो वो चांस नहीं लेना चाहते। तो सरप्राइजेस बहुत कुछ हैं, सिर्फ ईरान के पास ही नहीं है, उनके साथियों के पास ही नहीं। हो सकता है चीन और रूस भी इस मामले में कुछ और करे, तो वो बताना नहीं चाहते, वो जी जी ईरान जी। के डिफेंस मिनिस्टर वगैरह सब। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने पहले ही कह चुका कि ट्रम्प आप अपनी सिक्योरिटी महफूज कर लीजिए। मतलब ये इशारा है कि वहां भी कुछ हो सकता है इंटरनल, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल। भी मामला जा सकता है। तो अगर तो वो तो ये तो अली ये खामनेई को मारने की कोशिश करते हैं, हाँ अगर हाँ। अली खामनेई को मारने या अगवा करने की मदूरो की तरह हिम्मत करते हैं, तो वो भी वहां भी कुछ कर सकते हैं ईरान। तो मामला सिर्फ ईरान और बमबारी तक महदूद नहीं रहती, बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ ईरान इशारा है ये। आखिल ईरान भी आखिल को इशारा बस। जी जी जी। अकल वाले को इशारा काफी होना चाहिए, अमेरिका को समझना चाहिए। अगर अली खामेनेई आयतुल्लाह खामेनेई को टारगेट किया गया, तो आपने इशारा दिया कि ट्रंप की तरफ भी कोई ईरान कार्रवाई कर सकता है। और ये जो आपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कही ईरान के, मुझे याद आ रहा है कि जब ये जंग हो रही थी गाजा वाली, तो उसमें ऐसी भी खबरें आई कि हमास के लोग जो स्ट्रीट पोल्स होते हैं उनको भी काट करके मिसाइल बना रहे थे। अंडरग्राउंड जो उनके कारखाने हैं वहां से वो भी मिसाइल बना करके बाकायदा कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर रहे थे। जाहिर है ये ईरान की दी हुई ट्रेनिंग है और टेक्नोलॉजी दी हुई है, जिसकी बुनियाद पर ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है अपना काम पूरा कर रहा है। जब सीरिया गिरा था उसके बाद भी खबर आई थी कि बरसों तक हिजबुल्लाह अपने हथियार इस्तेमाल कर सकता है और वो बना सकता है, उसके पास सलाहियत है। अच्छा, मैं अब दूसरी तरफ इसके जाना साथ चाहता ही हूं। इसके साथ ही मिला हुआ एक छोटा सा पॉइंट मैं अर्ज करना चाहता जी हूँ। जी जी। जो अमेरिका और इसराइल जो अमेरिका के हथियार लेबनान में इस्तेमाल किया, हम्म बहुत आधुनिक थे। हम्म। उसमें कई मिसाइल जो है एक्सप्लोड नहीं हुए, जी जो कि जी जी। हिजबुल्लाह के फाइटर्स कैप्चर करके और ईरान को भेजे। हम्म और जब अमेरिका और इसराइल ईरान पे बमबारी की है, जो 20 फीट अंदर तक मारने के मिसाइल थे, एक या दो वो भी एक्सप्लोड नहीं हुए, जो कि ईरान के हाथ मिले। उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान मिसाइल्स उस तरह के बना लिया है। तो हम्म। क्लस्टर बॉम्ब के अलावा ये भी आधुनिक मिसाइल इनके पास हैं। और देखिए, इतना दिमाग लगाए हैं ये हम्म। अमेरिका के ओपन को समझ के पुरजे तोड़ के कैसा बनाना है, इतनी सलाहियत है इनके पास, जो कि हम्म। अमेरिका और इजराइल समझते हैं कि ये बहुत ही बैकवर्ड है मुल्क है। तो हाँ। जो भी मैसेज अली खामनेई या खलीबाफ देते हैं, तो वो बलबूते पे देते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम माहिर हैं, हम आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। बिल्कुल आखिर को इशारा बस। ट्रम्प हम्म। और उसके सलाहकार अमेरिका के कुछ डिफेंस सेक्रेटरीज वगैरह सब डर गए कि ये करने से हम लेना का देना हो के जाएगा बोलते। जी। बिल्कुल। ये मुझे याद है 2011 के आसपास ईरान ने इजराइल और अमेरिका के बहुत से ड्रोन्स सेफली उतारे थे हैक करके, और उसकी बाकायदा एग्जीबिशन लगाई थी। ये 2011 की बात मैं कर रहा हूं, आजादी स्क्वायर तेहरान पर, और बताया था कि हमारे इंजीनियर ये सब कर सकते हैं। 2019 में ग्लोबल हॉक जब गिराया था गल्फ में, उस वक्त भी उसको रिवर्स इंजीनियर करके ईरान की तरफ से यह ऐलान आया था कि अब के बाद ग्लोबल हॉक किस्म का कोई भी ड्रोन दुनिया में कहीं भी मूव करेगा वो हमारी निगरानी में होगा। तो इस हद तक उनके पास साइंटिफिक एडवांसमेंट है। अब मैं चलना चाहता हूं दूसरी तरफ। इस बीच में ट्रंप ने धमकी दी कि जो मुल्क भी ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं उन पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। तो इसमें तो बहुत से मुल्क हैं, भारत भी है, बहुत से मुल्क हैं। क्या पूरी दुनिया को इस तरह से झंझोड़ते रहना, सारी दुनिया के मुल्कों के लीडर्स खामोश बैठे रहें, क्या कुछ है? कोई कोई हिम्मत नहीं करता कि खड़ा होकर के कहे कि आप ही चलाएंगे पूरी दुनिया? कहां चले गए वो ब्रिक्स? कहां चले गए बाकी और मुल्क? रूस और चीन क्यों नहीं इस पर बोलते? क्या कुछ है? आपको क्या लगता है, क्या बिल्कुल वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है या अभी सोच रहे हैं लोग कि क्या किया जाए?
जी, मुझे हंसी आती है ये 25% टैरिफ जो अमेरिका लगाने वाला या लगाया है, जो भी तिजारत करते हैं बोल के। देखिए, ये मिसाल एक स्कूल में मास्टर अपने बच्चों को एक हद तक मारता है हम्म, डिसिप्लिन करने के लिए। हम्म, उसके बाद जब लड़के मार खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो खुद बेबस हो जाता है। हम्म, उनको उस उस्ताद को समझ में नहीं आता कि इसको और क्या करें और कैसा सबक सिखाएं। तो ये अमेरिका का ये हाल है। चीन ने पहले ही बता चुका है कि आप कौन होते हैं, आप क्या दुनिया के दादागिर हैं, हम्म, ऐसा धमकी देने से वो पहले ही बता चुका है कि क्या कर सकता है। हम्म, तो ये नजरअंदाज कर रहे हैं रूस, चीन, और तुर्की ने भी कहा कि ये नहीं हो सकता है, बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और बहुत सारे इमारत जो है दुबई पोर्ट, आप अगर गए हो वहां तो जी, आप अगर होटल के कमरे में से देख सकते हैं बंदरगाह पुराना वो सूक इलाके हम्म, से कम 50-60 छोटे छोटे जहाज जो है हर दिन बंदर अब्बास और दूसरे ईरानी पोर्ट्स को जाते हैं, हर चीज लेके जाते हैं। हम्म, वॉशिंग मशीन से लेके रेफ्रिजरेटर से लेके खाने पीने का सामान सब। ये लाइफलाइन है दुबई और ईरान के बीच में। हर चीज जो सैंक्शन से वो इंपोर्ट जो नहीं कर सकते, यहाँ रियाल देख के खरीदते हैं या और जाते हैं। तो क्या इमारत ये इतने बड़े मार्केट को हो जाएगा, हम्म, चुप हो जाएगा? हम्म, कोई नहीं सुनेंगे अमेरिका की बात। अमेरिका को खुद नुकसान होगा और भारत के साथ भी जो ताल्लुकात ऑलरेडी पेचीदा हैं और मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप पहले आपकी बातों में आके हमने इतना सस्ता तेल ईरान से आ रहा था, 3 महीने का क्रेडिट दे रहे थे, अपने जहाजों में भेज रहे थे और इंश्योरेंस पे डिस्काउंट दे रहे थे। उसको छोड़ के हम आपका महंगा तेल खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं। तो अब हम जो 1.5 बिलियन डॉलर्स का है मिनिमम ट्रेड, हम्म, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। चाह बहार जो हम यूज करना चाहते हैं उसको भी खत्म करना चाहते हैं। तो जो है लोग धीरे धीरे अमेरिका से नाराज होते जा रहे हैं, ये टैरिफ को लेके, सैंक्शंस को लेके, और ये एक तरफा मिलिट्री इंटरवेंशन और जो कुछ भी कर रहे हैं पूरी दुनिया में, इनके ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेना, पनामा को कर लेना, और जहां मर्जी हो बमबारी करना वगैरह बोलते। तो अमेरिका अलग थलग हो रहा है। इससे मेरे ख्याल से ग्लोबल साउथ में अमेरिका के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं, लीडर्स अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ब्रिक्स की तरफ झुक रहे हैं। और चीन को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है इसमें, क्योंकि हम्म, अपना तिजारत का वो पूरा एम्पायर जो है बिछाए हुए हैं लैटिन अमेरिका से लेके अफ्रीका, एशिया, और उनको उसी से फायदा होगा। जितना अमेरिका प्रेशर डालेगा, चीन का फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में होगा। हम्म, जी। यानी यानी अभी नतीजे के तौर पर ये कहा जा सकता है, शायद अगर आप मुझे इजाजत दें और आप अपनी राय बताइए, यानी जिस हद तक ट्रंप दीवानगी और पागलपन के साथ पूरी दुनिया को हैंडल कर रहा है, जिस तरह से नेतन्याहू जंगों में, एक के बाद एक जंगों में आगे बढ़ने की कोशिश करता है और जितने मुल्कों को जंगों में उलझा चुका, ये इनका पागलपन और दीवानगी ही, जुनून ही इन मुल्कों को तबाह करेगा। यानी खुद इनकी तबाही का इंतजाम ये वहीं से हो गया। क्या ये किसी हद तक बात सही हो सकती है क्या? देखिए, आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया, ट्रम्प हैंडल कर रहा है, हाँ, ये हैंडल नहीं कर रहा है, ये मिस हैंडल कर रहा है। जी, 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 बिल्कुल। ये कोई भी जो है इंसान जो नॉर्मल होता है ऐसी हरकतें नहीं करता जो कि अपने देश के ऊपर ही नुकसान हो, अपने साथियों को बुरा भला कहे और वो दूर हो जाएं और नफरत करने लगे। तो वही हो रहा है। देखिए, कनाडा क्या समझता है अमेरिका को, हम्म, यूरोपियन देश क्या समझते हैं अब अमेरिका को। अब ये नाटो का मुल्क डेनमार्क है, हम्म, उसका ग्रीनलैंड है, उस पर कब्जा करने की बात कर रहा है। हम्म, तो यूरोपियन देश कह रहे हैं कि हम, अगर ये होता है तो पूरे जो नाटो अमेरिका के बेसिस हैं, जर्मनी में 20-25 हैं, इंग्लैंड में 15-20 हैं, इटाली में, हर जगह है नाटो बेसिस, उन सबको खत्म कर दें बोल के धमकी दे रहे हैं। जी, और जी, 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 जापान जापान भी बहुत नाराज है, और साउथ कोरिया भी नाराज है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी पहले से ही नाराज है। तो ये मिस हैंडलिंग जो है
इस सोच की तरफ हमें ये कर रहा है कि जो अंदरूनी हालत अमेरिका के हैं वो मजबूर कर रहे हैं ट्रंप को कि कैसे इसको सुलझाया जाए, उनकी समझ में नहीं आ रहा। तो वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को डाइवर्ट करने के लिए कहीं पनामा, कहीं वेनेजुएला, कहीं ग्रीनलैंड, कभी ईरान, कभी चीन, कभी यूक्रेन, तो ये जिगजैग एडॉक पॉलिसी से जो है अमेरिका के दोस्त भी नाराज होते आ रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, और उनका जो एतमाद था अमेरिका के ऊपर, भरोसा, वो खत्म हो रहा है। और यही दिशा खाड़ी के देशों में भी नजर आ रहा है कि जो कि कतार इतना करीबी दोस्त है, वो ओपनली कह रहा है कि आप हमला मत करिए, हमारा एयर स्पेस मत यूज कीजिए। सऊदी अरब जो कि अमेरिका के ऊपर निर्भर है, आपको याद होगा पहले ट्रम्प प्रेसिडेंसी में उन्होंने पहला विजिट रियाद को किया था, बिल्कुल और लौट के उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका सऊदी अरब को सपोर्ट नहीं करता तो 8 दिन में जो है मोनार्की खत्म हो जाती है वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तक उन्होंने कहा था। तो बिल्कुल इतना डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर है। ये दोस्त और ओमान खुले आम अपने साथियों को बोल रहा है कि आपकी पॉलिसी फेल हो चुकी है ईरान के जी मुकाबले में, आप जी उनसे दोस्ती का हाथ बटाइए और मिलजुल कर रहिए बोल के। जी तो ये सब क्या अंदेशा है, जी तो इसी लिहाज वाकन से मेरे वाकन ख्याल से ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है कि अमेरिका की और यूरोपियन फौजें आमने सामने खड़ी हैं ग्रीनलैंड में, और इस तरफ दुनिया को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। और इस पूरे इलाके में, बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से मिस हैंडल कर रहे हैं, उसमें पूरी दुनिया में बेचैनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।